सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा जी? वो गीत तुमने सुना है कि जो रात को जल्दी सोए सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का दुख भागे। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब हम सुनाते भी हैं। क्या बात है। और एक और अंग्रेजी में भी एक कहावत है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल। हाँ, यानी कि कुछ बात तो है, इस बात में कुछ दम तो है। दम है। और इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी जो हमारे पिताजी हमें कहा करते थे। हाँ। कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। हाँ। जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। क्या बात है। यानी जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज इन्हीं फायदों के बारे में हम बात करेंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को आदत पड़ गई बहुत देर से सोने की और देर से जागने की। तो इस विषय पर थोड़ी चर्चा होगी। इसके अलावा आज सखी विशेष के अंतर्गत हमारी एक सखी है समीक्षा गनेड़ीवाल, तो उनकी हम बात करेंगे। और कार्यालय में कोरोना से बचाव जी किस तरह से किया जाए, क्या उपाय हैं इसके, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से जो हमने बातचीत की है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और इसके साथ एक और कुछ खास बात भी है। आज क्या है? खास बात यह है कि आज है व्यंजन बनाने और खिलाने का दिन। हाँ, और मीठे मीठे व्यंजन आज हम बताएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम हिरोशिमा दिवस की। और हिरोशिमा दिवस जो 6 अगस्त के दिन को कहा जाता है, यानी आज की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बड़ी दुखद है। तो इस दिन अमेरिका द्वारा जापान पर अणु बम गिराया गया था और ये घटना साल 1945 की है। और ये बम यूरेनियम से निर्मित था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी और 1,40,000 लोग एक ही झटके में मारे गए जी। और मंजू जी, एक तरह से देखा जाए तो ये जो घटना थी ये मानव निर्मित विभीषिका ही कहा जा सकता है जी। इनमें से जो लोग मारे गए थे वो अधिकांशतः साधारण नागरिक थे, यानी वो सैनिक नहीं थे। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग जो विकिरण हुआ था उसके प्रभाव में आते रहे, उससे उनकी मृत्यु होती रही या फिर जन्म से ही विकलांगता, ये भी विकिरण का एक दुष्प्रभाव रहा। और हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 तक जापान के एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सेना की 5वीं डिवीजन का मुख्यालय था यहाँ एक सैनिक छावनी भी थी और ये सैनिक आपूर्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। शायद इसीलिए इसे निशाना बनाया गया जी। और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर फेटमैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया गया और जिसमें अनुमानित 74,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इस तारीख को दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया इस तबाही से कुछ सीख ले और जाने कि ये जो हमारे द्वारा जो निर्मित ये चीजें हैं ये केवल और केवल तबाही मचाती है, नुकसान करती है, लोगों का जीवन हरती है। तो इनसे हमें बचना चाहिए, है ना। और जैसा कि हम कह रहे थे कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं, तो आजकल क्या होता है ना आकांक्षा, बच्चों को पता नहीं क्यों आजकल ये आदत पड़ गई है कि रात को बहुत देर तक वो जागते रहते हैं और उन्हें सोने के लिए बोलो तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। और तकरीबन सभी बच्चों का ये हाल, हम 1-2 बच्चे या कुछ किसी खास बच्चे की हम बात नहीं कर रहे, तकरीबन सभी बच्चों की यही दिनचर्या हो गई है। और सुबह जब जल्दी उठने के लिए कहो तो भी उन्हें बुरा लगता है क्योंकि सोए रात को देर से हैं, तो सुबह उठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल। और सिर्फ बच्चे ही नहीं मंजू जी, जो हम बड़े हैं अक्सर बच्चे बड़ों को ही फॉलो करते हैं। तो जब तक बड़े जगते रहते हैं तो बच्चे भी उन्हीं के साथ साथ लगे रहते हैं। तो एक तरह से देखें कि ये जो पिछले कुछ समय से हमारी जो जीवन शैली है ना उसमें काफी बदलाव आया है। तो देर से सोना है, सुबह देर से उठना है, ये एक तरह से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। वो एक कहते हैं ना विशियस सर्कल है। हाँ। ये खत्म ही नहीं होता जब तक कि हमारे जो बुजुर्ग थे हमेशा ये कहते थे कि जल्दी सो और जल्दी उठो। तो ये जो नई आदत हमारी जो पीढ़ी है हमने जो अपनाई है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। हाँ, और इन दिनों जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने में आ रही है ये उसका मूल कारण भी यही, हमारी जो बदलती हुई दिनचर्या यही है। और इसीलिए हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त तय किया गया, यानी सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले हमें उठना चाहिए ऐसा कहा गया। लेकिन अब तो कई लोग ऐसे हैं जो कई दिनों तक उन्होंने सूर्योदय कैसे होता है उन्हें ये भी पता नहीं, या सुबह के समय सूर्य की लालिमा कैसी होती ये भी शायद उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है ना। बिल्कुल है। सुबह जल्दी उठना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी दवा से कम नहीं। ये जो आदत है ना ये जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का
अंत सकारात्मक प्रभाव से करती है, यानी जल्दी उठने की जो आदत है। हाँ। तो जल्दी उठने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। बिल्कुल, और जल्दी उठना दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। इससे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय रहती है, जिससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त अच्छी बनी रहती है। और ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। ये तो हमने सुना भी है, और यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जब परीक्षा का समय भी होता था तब भी बोलते थे कि भाई सुबह जल्दी उठो और अपना अभ्यास करो, उस समय अच्छा याद होता है। हाँ। तो यानी उस समय दिमाग अच्छा सक्रिय रहता। जब बुजुर्ग हमें कोई बात कहते हैं तो जरूर उसमें कुछ न कुछ दम होता है। बिल्कुल, और उस समय तो हम सोचते थे कि उफ, हाँ। जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन उसका जो परिणाम होता था वो हमेशा सकारात्मक ही रहता था। और वैसे भी अगर हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, संसार के जो प्रसिद्ध साधक रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान और दीर्घजीवी जो रहे हैं, मनुष्यों के जीवन पर अगर हम नजर डालें तो उनमें से ज्यादातर सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत किया करते थे। इस समय यानी सुबह के समय सूर्योदय से पहले भ्रमण करने से शरीर में एक तरह से शक्ति का संचार होता है, तेज बल, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है। और बहुत से जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, उनसे भी जब हम बात करते हैं ना, कई उनके इंटरव्यू हमने सुने हैं, तो उनमें भी वो यही कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ करके प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उस अभ्यास का ही ये परिणाम है कि आज हम यहाँ तक, यानी कि सुबह उठ करके किसी भी चीज का अभ्यास करना वो ज्यादा लाभदायक होता है। और आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है, इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। तो इस समय बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है, और इसे वीर वायु कहते हैं। यानी कि इस वायु में श्वास लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये बताया गया है। और वैसे भी कई शोधों से भी ये बात पता चली है कि सुबह के समय हमारा जो वायुमंडल होता है वो काफी हद तक प्रदूषण रहित होता है, और इस समय दिन के मुकाबले वातावरण में जो हमारी प्राण वायु है यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। सुबह की शुद्ध वायु हमारे तन मन को स्फूर्ति और ऊर्जा से एक तरह से भर देती है। बिल्कुल, और सुबह के समय की गई सैर और व्यायाम, योग और प्राणायाम शरीर को निरोगी रखते हैं। इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है और हम निरोगी होते हैं। इसके अलावा पक्षियों की चहचहाहट से सुबह का माहौल खुशनुमा हो जाता है, और इससे भी हमारा तन मन प्रफुल्लित होकर तरोताजा हो जाता है और हम पूरे दिन खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कामों और जो हमारी योजनाएं हैं उसके लिए हमें अधिक समय मिल जाता है। ऑफिस हम समय से पहुंचते हैं, बच्चों को सही समय पर स्कूल पहुंचा देते हैं, यानी हमारा जो हर काम है वो पूर्ण नियोजित ढंग से पूरा होता है। हाँ। और इस वजह से दिमाग में कोई तनाव भी नहीं रहता, और हमारी जो रुचि है उसके अनुसार हम काम भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी बेहद जरूरी है। हाँ, यानी नींद पूरी होगी तभी आप सुबह उठ पाएंगे, इसलिए रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। और जल्दी उठने के जो लाभ हैं अगर वो आपने ले लिए तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत कम आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो गाने में भी देखो कितना सुबह का जो एक वर्णन किया गया, कितना खूबसूरत वर्णन है, आओ सुनते हैं। चलो, और हमने बातें की अपने स्वास्थ्य की, लेकिन पर्यावरण के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसकी सुंदरता का ख्याल रखना, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमारी भी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ साथ मतलब हम जो पृथ्वी पे संसाधन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन संसाधनों को बचाना, हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे ही पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारे बाद हमारी पीढ़ियां यहाँ पर रहेंगी, और अगर उनको ऐसा पर्यावरण हम देके जाएंगे जो बड़ा नुकसानदायक हो या बहुत गंदा हो, खराब हो, तो वो भी तो हमसे कहेंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने ये क्या किया। बिल्कुल। और मंजू जी, पर्यावरण के लिए जो सबसे कठिन जो प्रश्न है इस समय वो, और एक तरह से पर्यावरण का दुश्मन कहेंगे उसे, वो है
प्लास्टिक, बिल्कुल, है ना। तो उससे हमें बचाव करना है, और खास तौर पे जो वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है, नहीं एक बार हम इस्तेमाल करके उस चीज को फेंक देते हैं, तो हमने तो फेंक दिया उसे, लेकिन उसके बाद वो पर्यावरण में कितने सालों तक बनी रहती है, और उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो मिट्टी में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं, और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो ऐसा ही एक प्रयास थोड़ा सा हमारी एक सखी ने किया है, वो है समीक्षा गनेड़ीवाल। तो उन्होंने, जैसे हम प्लास्टिक की बोतलें, पानी की जो बोतलें मिलती है, एक बार हम पानी पीते हैं उसे फेंक देते हैं, और उससे कितना कचरा जमा हो जाता है। तो उसका उन्होंने विकल्प ढूंढने की कोशिश की है कि कुछ ऐसी बोतलें बनाई जाए जो कि पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि पूरी तरह से विघटित हो जाए और मिट्टी के अंदर मिल जाए, ताकि इस पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई हमें देखने को मिलती है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसे हम जानते ही हैं। तो प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना करना अभी इस वक्त थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल जरूर हो गया है। रोजाना कई टन प्लास्टिक पृथ्वी पर जमा हो रहा है, और अब तक इसका कोई निश्चित और सही उपाय हम नहीं ढूंढ पाए, है ना। एक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में ही सिर्फ प्रति वर्ष लगभग 3.3 मैट्रिक टन प्लास्टिक इकट्ठा होता है। दुनिया से प्लास्टिक को कम करने के मिशन को अपने कंधों पर लिया है हमारी एक सखी ने, जिनका नाम आपने बताया, समीक्षा गनेड़ीवाल हैं ये। इन्होंने कागज की बोतलें बनाई हैं जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। बिल्कुल। और समीक्षा का कहना है कि कागज की ये बोतल दुनिया की पहली ऐसी बोतल है जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी पूरी तरह विघटित हो जाती है। और कॉलेज के दिनों में वे प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और समीक्षा खुद अपने जीवन से प्लास्टिक को कम करने की कोशिश भी कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने का काम करने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि किस तरह से पर्यावरण के लिए कुछ किया जा सकता है, और वो इस मिशन में जुट गई। जी, उन्होंने MBA तक की पढ़ाई की, और उसके बाद हैदराबाद और नोएडा की कई MNCs कंपनियों में उन्होंने काम किया। साल 2016 में समीक्षा ने पैकेजिंग सॉल्यूशंस नामक अपनी कंपनी खोली, और प्लास्टिक बोतल का विकल्प ढूंढना उन्होंने शुरू किया। और समीक्षा को प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने में रुचि तो थी, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी, और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कई वैज्ञानिकों और प्रोडक्ट डिजाइनर्स की मदद ली। जी, तो शुरुआत में तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो सही मशीनरी है उसे ढूंढना, यानी बनाने के लिए जो इस मशीन की जरूरत है वो ढूंढना। जी, और ऐसा तो था नहीं कि बाजार गए और मशीन ले आई। यहाँ तो सही मशीन बनानी थी, और इसके अलावा लोगों को ट्रांसपेरेंट बोतल की आदत पड़ी हुई थी, तो उनके बीच जो भूरे रंग की बोतल है उसको पॉपुलर बनाना भी एक बड़ी मुश्किल का काम था। बिल्कुल, यानी हम अपनी आदतों को जल्दी बदलने के मूड में नहीं होते हैं। एक बार जो आदत पड़ गई। तो इस चुनौती को समीक्षा ने स्वीकार किया, और सही लोग ढूंढे, सही मशीन बनवाई, और कागज की भूरी बोतल उन्होंने बनाना शुरू किया, यानी बनना शुरू हो गई। और समीक्षा ने पहले अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ये दिखाई। पहले तो बात नहीं बनी, लेकिन बाद में लोगों को समीक्षा की मुहिम की गंभीरता और जरूरत समझ में आने लगी। जी, तो कागज की इन बोतलों को बनाने के लिए समीक्षा जी हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी से कागज मंगवाती हैं, और इन बोतलों में कोई भी लिक्विड या पाउडर स्टोर किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि समीक्षा की इस कोशिश से देश और दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा। बिल्कुल, और हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि जहां तक हो सके ये जो विघटित होने वाली बोतलें हैं या कोई भी सामान अगर प्लास्टिक की बजाय इस तरह अगर उसका विकल्प है मौजूद है, बिल्कुल, तो हम उस विकल्प पे ज्यादा विचार करें, न कि ये कि चलो प्लास्टिक बहुत आसानी से मिल रहा है तो प्लेट प्लास्टिक की ले आई, चम्मच प्लास्टिक की ले आई। आजकल एक चलन सा हो गया है कि शादियों में या अक्सर ऐसे शादी जब बड़ा कोई फंक्शन होता है तो ये प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की जो थालियां होती हैं, कटोरे, चम्मच, और ये सब कहते हैं ना बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, और इस पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि चलो साफ करके रखना है। लेकिन ये होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। और जब कचरे का जो एक अंबार सा लग जाता है तो वो एक चिंता का विषय है कि उसको कैसे हटाया जाए। समारोह तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो कचरे का जो ढेर होता है वो किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करता है ये हम सभी जानते हैं। और इसी तरह से जो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है, जैसे उस प्लास्टिक की प्लेट में हम खाना रखते हैं, वो गर्म चीजों के साथ रिएक्शन करता है और कई सारे केमिकल हमारे खाने में घुल जाते हैं।
तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो यानी हुआ क्या कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हुआ और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। इसकी बजाय अगर दूसरे विकल्प मौजूद हैं तो हमें उसे अपनाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल आप कम से कम करें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पानी के रंग की बात हो रही है, लेकिन बोतल के रंग पर भी आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ट्रांसपेरेंट बोतल हमने बहुत सालों तक इस्तेमाल की, लेकिन अब अगर एक अच्छा प्रयास किया गया है तो भूरे रंग की बोतल इस्तेमाल करने में भी कोई बुराई नहीं है ना। और हमारे कुछ श्रोता जो है वो कमेंट लिख करके भेजते हैं, उसमें से कुछ कमेंट हमने चुने हैं अभी इस वक्त पढ़ने के लिए। तो बताओ आप क्या पढ़ने जा रही हो? हम जो सुबह जल्दी उठने की बात कर रहे थे तो उस पर हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सुबह उठने से मन शांत और तनाव मुक्त रहता है। कहते हैं कि सुबह की हवा है जो है वो शुद्ध होती है। सुबह 4 से 5 बजे तक सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। वैसे मैं सुबह उठकर हमें एक्सरसाइज प्राणायाम करना चाहिए। जल्दी उठने से आपका जो काम है वो समय पर होता है और हड़बड़ी नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर देर से उठते हैं तो समय हमारे पास कम होता है और हर काम के लिए हड़बड़ी हो जाती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुबह जल्दी उठने के फायदे अनेक हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा हलचल नहीं रहती, इसीलिए वायुमंडल में धूल के कारण कण भी नहीं रहते और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। सुबह जल्दी उठने के फायदे और भी हैं। आप पैदल घूमने निकल जाते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, योग करते हैं, जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त होता है। और सुबह जल्दी उठने के कारण आपका मन भी स्वस्थ रहता है, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी होता है। अब बारी है मीठे मीठे व्यंजन खाने की। तो मीठे व्यंजन में आप सवेरे सवेरे नाश्ते में गाजर का हलवा खाइए और मस्त रहिए। तो चलिए, कुछ इन्होंने गाजर के हलवे की बात की, हम कुछ और दूसरे मीठे व्यंजनों की बात करेंगे। तो एक विधि हम बता दें, या तुम कुछ कहना चाह रही हो आकांक्षा? मैं ये कहना चाह रही थी कि सुबह उठने का एक फायदा और होता है मंजू जी, वो ये कि जब जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है, सूर्योदय के पहले का समय, वातावरण शांत रहता है। हाँ। तो ये ऐसा समय है कि अगर आप ध्यान में बैठें तो वो जो चिंतन मनन होता है ना, उस समय सबसे अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि चारों तरफ शांति होती है, और जब ध्यान लगाते तो हमको मन को कहीं एक जगह एकाग्र करने की उस समय ज़रूरत होती है, और जब चारों तरफ शांति होगी तो एकाग्रता के लिए वो वातावरण सबसे अच्छा होगा। और जब आपका व्यायाम वगैरह करके खत्म हो जाए तो जैसा इन्होंने कहा कि गाजर का हलवा बनाने का, तो उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। तो गाजर का हलवा बनाइए, और गाजर तो वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो बनाइए और खाइए, लेकिन हाँ, मिठास उसमें थोड़ी सी कम रखिएगा, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और भी कई व्यंजन जो है दूसरे, वो हम आपको उसके बारे में विधि बताएंगे। और आकांक्षा, चलिए अब हम एक जो कार्यालय में कोरोना से बचाव किस तरह से किया जाए, जो विषय है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से जो हमने बातचीत की है उसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जो बेस्ट यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के सीएमओ हैं, उनसे ममता सिंह ने बातचीत की है। जैसा कि आपने बताया कि कार्यस्थल पर कोरोना से क्या बचाव, किस तरह से बचाव किया जाए, और कोरोना के बाद यानी पोस्ट कोविड क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला है। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। कोविड कंट्रोल में वर्क प्लेस इंटरवेंशन का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट मुंबई के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे कोरोना के मरीजों का इलाज आप कर चुके हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं थैंकफुल हूँ आपने मुझे इनवाइट किया एक इम्पोर्टेंट विषय पे आज चर्चा करने के लिए। कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए वर्क प्लेस इंटरवेंशन का क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से, बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं यहाँ पे HIV का एक एग्जाम्पल दूंगा। जब HIV का पेंडेमिक अपने पिक पर था, तब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा ने HIV एड्स वर्कप्लेस पॉलिसी का कंसेप्ट लागू करने की सिफारिश की, जिसको बाकी देशों के साथ साथ भारत के नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी लागू किया, और इस तरह HIV की बीमारी अच्छी तरह से कंट्रोल में आई। इसी तरह हर साल भारत में TB की बीमारी से भी बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के भारत को 2025 तक TB मुक्त बनाने का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए सेंट्रल डिवीजन इंडिया ने बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी जैसे USAID, द यूनियन के साथ मिलकर TB वर्कप्लेस इंटरवेंशन के लिए जोर दे रहे हैं वो लोग।
यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वर्कप्लेस इंटरवेंशन कोविड कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उम्र का ज्यादा समय अपने काम की जगह पर बिताता है। इसलिए काम की जगह जो अनुभव मिलता है उसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और आपने देखा रहेगा कि बीमारी ज्यादातर वर्किंग एज ग्रुप के लोगों में ही पाई जाती है। जी जी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ पब्लिक हेल्थ का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है। इसलिए जो भी हेल्थ पॉलिसी है या जो भी हेल्थ के टारगेट है वो उसको अचीव करने का एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है और उसका फायदा वो कर्मचारी को होता ही है जी। उसके थ्रू उसके परिवार और उसके द्वारा पूरी समाज को होता है। इसलिए मेरा मानना है कि कोविड कंट्रोल के लिए वर्कप्लेस इंटरवेंशन महत्व का है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। आपने मालूम रहेगा कि धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जी जी। जब वहाँ पे कोविड फैल रहा था तभी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने बहुत मेहनत से, और मैं उनको बहुत दिक्कत थी तो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोविड कंट्रोल किया धारावी में। लेकिन वहाँ पे ही हमारे 2 डेपो है और हमारे कर्मचारियों को कोविड कंट्रोल के लिए हमें बहुत इजी हुआ था। जी जी। तो कोविड कंट्रोल हम बहुत इजी तरह से समाज में उसको कंट्रोल लाने के लिए हमें बहुत इजी होएगा। तो उसका बहुत महत्व है वर्कप्लेस इंटरवेंशन का। वर्क प्लेस में जो नियंत्रण करते हैं कोविड का, वो किस तरह से करते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है? कैसे नियंत्रण करते हैं आप? आपकी क्या भूमिका होती है? नहीं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल डिपार्टमेंट है या जो मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं भी है, तो जो बहुत सारे गवर्नमेंट या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वो उसकी गाइडलाइंस तैयार की है कि वर्क प्लेस पे हमने कैसी सुरक्षित कर्मचारी को रखनी है। तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत सारे एम्प्लॉय कर्मचारी और उसके फैमिली मेंबर को हम कोविड से सुरक्षा दे सकते हैं, जानकारियां देते हैं, जानकारी देने का। जी डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा ने कोविड नियंत्रण के लिए पूरी दुनिया से सिर्फ बेस्ट के वर्क प्लेस इंटरवेंशन मॉड्यूल की सराहना की है। तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तृत जानकारी दीजिए। बेस्ट की प्रमुख 2 सेवाएं हैं जो हम मुंबई करों को देते हैं। उसमें एक है सस्ती, सुरक्षित और काबिल बस सेवा, और दूसरी है निरंतर बिजली की सप्लाई। तो ये दोनों सेवा हम मुंबई में देते हैं। आपको मालूम रहेगा कि भारत या विश्व का बुरी तरह से प्रभावित शहरों के लिस्ट में मुंबई का भी नाम आता है, जहाँ कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी। उसके बावजूद भी पहली लहर में बेस्ट के 2912 कर्मचारी को और दूसरी लहर में आज तक केवल 600 कर्मचारी कोविड की संक्रमित हुए। और रिकवरी रेट की बात करें तो पहली लहर में हमारी रिकवरी रेट 96.50 थी और दूसरी लहर में 98.50 रही है। बेस्ट के कर्मचारी में कोविड का इम्पैक्ट कम से कम रखने के लिए या उसकी हाई रिकवरी रेट अचीव करने के लिए हमने WHO की जोखिम आकलन, प्रतिबंधक उपाय और कर्मचारियों में उसका सही संचार, इस 3 घटकों पर हमने काम किया। इनफैक्ट ये तीनों घटक कोई भी बीमारी को काबू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट के कर्मचारी को कोविड का खतरा ज्यादा था, इसलिए हमने लॉकडाउन के कई दिन पहले ही, मतलब लॉकडाउन जो 24 मार्च की रात से शुरू हुआ था, उससे कई दिन पहले ही मार्च 2020 के पहले सप्ताह से ही हमने कर्मचारियों को कोविड के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया, जिसमें हमने सबसे पहले हैंकरचीफ एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस कैंपेन हमने शुरू की। 14 मार्च 2020 से ही हमारी बसेस, हमारे व्हीकल्स और हमारी प्रीमाइसिस को एक स्पेशल जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट है जिसका नाम है 5th जनरेशन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के द्वारा उनको हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। 20 मार्च 2020 को हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइंस तैयार की और कर्मचारी तक अवेयरनेस सेशन के द्वारा उसको हम स्प्रेड करने लगे। आज तक ऐसे कुछ 11,000 सेशन हम ले चुके हैं और आगे भी ये चालू है। कर्मचारी की सुरक्षा के लिए हमने मास्क, सैनिटाइजर और साबुन उन्हें आज भी मुफ्त दिया जा रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की 2 लाख से अधिक पैकेट हमने कर्मचारियों को वितरण किया गया है। उपचार के अनुकूल परिणाम के लिए किसी भी बीमारी का जल्दी से जल्दी निदान होना जरूरी होता है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए रोजाना लगभग 500 कर्मचारी का चेकअप किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पे काम की जगह पे ही
कोविड टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग 3 प्रकार की रहती है, जो ज्यादातर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, दूसरी हम घर पे टेस्ट करते हैं, और तीसरी जो कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, कि जहाँ पे चेकअप हो रहा है उधर का वही जगह पे आप चेकअप करो। तो आज तक हमने तकरीबन 22,000 टेस्ट हम आज कर चुके हैं, और वो अलग अलग हमारे जो वर्क प्लेस है, अलग अलग डिपोज है, कर चुके हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। जो वो टेस्ट में जो भी कर्मचारी को कोविड का संक्रमित मालूम पड़ता है, उसको हम 5 मिनट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा उसकी हेल्थ पे नजर रखी जाती है। ये 5 मिनट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो हमने बेस्ट ने लागू की है, उसका हमारे रिकवरी रेट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हैसल फ्री मास वैक्सीनेशन के लिए हमने बेस्ट के कर्मचारियों के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की। उसके वजह से पहले 3 महीने में ही 80% कर्मचारियों को पहली डोज और 60% कर्मचारियों को दूसरी डोज भी ले चुके हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो बेस्ट के कर्मचारियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए कोविड टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की समान सुविधाएं तैयार की। जो हमने वर्कप्लेस मॉड्यूल जो तैयार किया, उसकी तारीफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वार्षिक पत्रिका में आर्टिकल के माध्यम से हमारी तारीफ की। डॉक्टर साहब, आपने कहा अभी बातचीत के दौरान कि वर्क प्लेस से ही संक्रमण ज्यादा फैलता है कोविड का, तो ये बताइए, आपने बेस्ट के बारे में बताया, तो देश भर में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, तो बाकी जो कार्यालय हैं वहां पर संक्रमण की संभावना किस तरह से होती है और किस तरह से बचे, किस तरह से बचाव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको ज्यादा केयर करना चाहिए, और उन्होंने एक कोविड वर्कप्लेस इंटरवेंशन का मॉड्यूल तैयार करना चाहिए, और जिससे जो भी कर्मचारी है उनकी सुरक्षा के लिए उनको मास्क, सैनिटाइजेशन, सोप की सुविधा उनको हर दिन उपलब्ध करनी चाहिए। उनके वैक्सीन के बारे में उन्होंने कदम उठाने चाहिए, और जो टेस्टिंग सिस्टम है जो वर्क प्लेस पे ही रेगुलर इंटरवल पे, या एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि हर 15 दिन में उन्होंने ऐसे ड्राइव्स अरेंज करने चाहिए, कि जैसे जो भी जांच की व्यवस्था, जो कोई भी असिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं हम उसको, दे आर कॉल्ड सुपर स्प्रेडर, जो कि उनको लक्षण नहीं है, उनको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, लेकिन उनके शरीर में ये कीटाणु है। जब तक ये कीटाणु लक्षण तैयार करेंगे तब तक वो ऐसे कर्मचारी या ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर उनकी जांच, उनकी निदान लक्षण होने से पहले ही हो गई, तो वो पर्टिकुलर कर्मचारी को आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करके उसकी भी जान बचा सकते हैं, और उससे होने वाले जो स्प्रेड को है उनके सह कर्मचारी को हम रोक सकते हैं उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस इंटरवेंशन को करना। उसका फायदा वो कर्मचारी को तो होगा ही, उसके साथ साथ में उसके फैमिली मेंबर को भी होगा, और उसके थ्रू पूरी समाज को भी हो सकता है। तो ये जो संक्रमण वाली बात है, आपने कहा कि कुछ लोगों को लक्षण नहीं होता है, लेकिन कोविड जांच करे तो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे लोग यही मानते हैं कि अरे गलत जांच आई है, जांच की रिपोर्ट गलत आई है, हमें तो कोविड हुआ ही नहीं था और डॉक्टर ने यूं ही कह दिया। तो इसके बारे में बताइए कि क्या ये जो मिथ है लोगों के बीच में। मैं मेरे बीएसटी के एम्प्लॉय की बात करूं तो अराउंड 85% एम्प्लॉय को सिम्टम ही नहीं थे, या तो फिर एकदम माइल्ड उनको लक्षण थे, लेकिन उनका टेस्ट किया गया, और जब वो आए तो हमने उसको आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया, और उसकी वजह से बाकी कर्मचारियों में उनका स्प्रेड रुक गया। मेरा कहना ये है कि टेस्टिंग बहुत महत्व का है, बहुत जरूरी है, और उसको हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। आज भी आप देखिए मुंबई में भी जो एरियाज में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे बीएमसी घर घर जाके टेस्ट कर रही है, सोसाइटी में जाके टेस्ट कर रही है, रेलवे स्टेशन पे, मॉल पे। तो टेस्टिंग का बहुत महत्व है। टेस्टिंग करोगे, अर्ली डायग्नोस होगा तो उसका उपचार का अनुकूल परिणाम भी हमें मिल सकता है, और उसकी वजह से स्प्रेड भी रुक सकता है। डॉक्टर साहब, 5 मिनट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम अभी आपने जिक्र भी किया था, तो ये क्या है, और कर्मचारियों की हाई रिकवरी के लिए ये कैसे कारगर साबित हुआ, इस पर भी जरा रोशनी डालिए आप। आपने देखा रहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरीज की संख्या बहुत बढ़ गई थी और अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये सब मरीज को घर पर रख के उनका इलाज किया गया। उस समय WHO ने टेलीफोन द्वारा इन मरीजों की स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए हाउ आर यू कैंपेन शुरू किया। हाउ आर यू कैंपेन, मतलब आप कैसे, फोन पे कैसे हो, वो कैंपेन उन्होंने शुरू किया। लेकिन टेलीफोन द्वारा हमारे सभी कोविड संक्रमित कर्मचारियों के स्वास्थ्य पे नजर रखने के लिए हमने प्रणाली अप्रैल 2020 में ही शुरू कर दी थी। तो जब हमारे बेस्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे प्रीमाइसिस भी है, और हर एक डिपार्टमेंट में एक कोविड कोऑर्डिनेटर है। ये जो भी कर्मचारी 2 दिन से अधिक बीमार रहता है तो उसकी हम टेस्ट कराते हैं, और अगर टेस्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या ईमेल द्वारा वो कर्मचारी की पूरी डिटेल हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में आती है, और मेडिकल डिपार्टमेंट
टेलीफोन की द्वारा हर दिन सुबह शाम कर्मचारी से जो कोविड से संक्रमित हुआ है उसे 5 मिनट टेलीफोन से सुबह शाम बात करते हैं। वो बात करते समय उसकी उम्र क्या है, उसकी कोमोर्बिडिटी क्या है, उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसके क्या क्या लक्षण है, और वो बात करते समय उसने कितनी बार खांसी किया है, कितनी बार बात करते रुक गया है, वो सब चीज को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और ये सब चीज को एनालिसिस करके उसका एक सीवियरिटी स्कोर तैयार किया जाता है। अगर स्कोर 0 to 3 के बीच में है तो ही उसको होम क्वारंटाइन रहने की परमिशन दी जाती है। अगर स्कोर 4 से 6 के बीच में है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं। 7 से 12 है तो हम उसको कोविड सेंटर में भर्ती करते हैं, और 13 से अधिक है तो उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हम उसको भर्ती करते हैं। ये जो टेलीफोन से बात करने के जो हमारा सिस्टम है वो हर दिन चालू रहता है, सुबह शाम 2 बार। अगर कोई कर्मचारी का स्कोर बढ़ गया तो उसको हम उसके स्कोर के हिसाब से उनको हायर सेंटर में हम शिफ्ट करते हैं। ऐसे कुछ बेस्ट में अराउंड 1000 ऐसे कर्मचारी का जो स्कोर बढ़ गया उसको हमने हायर कोविड सेंटर में शिफ्ट किया। उसके साथ साथ मरीज के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर से भी हम बात करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, उसका डिटेल बताते हैं, और इसके साथ में हम जो ट्रीटिंग डॉक्टर है अस्पताल के उससे भी बात करते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम उनके अस्पताल के डीन से भी बात करते हैं, और वो पेशेंट की जो नीड के हिसाब से उनको दवाइयाँ भी हम उधर पहुंचाते हैं। तो ये 5 मिनट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम के कारण की वजह से ही हमारे बेस्ट के अंदर सितंबर 2020 से ही हमारी रिकवरी रेट 90 के ऊपर गई, और पिछले 6 महीने में हमारी रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। तो ये बात कर से पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को हम एक सिक्योरिटी फील होता है, और वो बहुत जरूरी है। ये सब पेशेंट के कर्मचारी या हो या पेशेंट हो या हमारे रिलेटिव हो, उसे ये टेलीफोन से बात करके बहुत अच्छा फायदा हुआ है उससे। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें बताइए कि किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि संक्रमण ना हो। यस, जैसे कि हम सब सुनते आ रहे हैं कि कोविड जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ज्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, और दूसरा है वो एरोसोल इन्फेक्शन, मतलब वो जो हवा में जो की वजह से होता है, या हमने कोई कंटामिनेटेड सरफेस को हाथ लगाया और वो हमारी उंगलियां मुंह में, हमारे नाक में या आंख में गई तो उससे स्प्रेड होता है। तो कोविड बेसिकली अपने फेफड़े को असर करता है, तो जो फेफड़ा का ऑलरेडी वीक है उसको ज्यादा उसकी असर होती है। तो हमें हमारे फेफड़े का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए हमने एटलीस्ट मास्क तो पहनना ही चाहिए, देन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, जो जहाँ पे ज्यादा क्राउड एरिया है उधर नहीं जाना चाहिए। वातानुकूलित एनवायरनमेंट जो है उसको, या हम कहे तो क्लोज सिस्टम में हमने नहीं जाना चाहिए, या ज्यादातर जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन है वैसी जगह पे ही जाना प्रेफर करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हमने जो एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग है, तंबाकू का व्यसन है, वो भी ज्यादा हानिकारक है कोविड के लिए। तो अगर कोविड की से बचना है तो हमें तंबाकू का व्यसन भी हमें बंद करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ में हमने जो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी हमारे शरीर के 36 कार्यों को नियंत्रण करता है, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी रखने के लिए हमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा रखनी जरूरी है, और इन्फेक्शन जो है उसको भी सही रखने के लिए विटामिन सी, जिंक की भी बहुत जरूरी रहती है। कोई भी इन्फेक्शन आता है, देन हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारे खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन युक्त पदार्थ हमने ज्यादा खाना चाहिए, और जो लोग डायबिटिक वाले हैं, डायबिटिक या जिसको कोमोर्बिडिटी है, उसको ये बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। एक्सरसाइज हमने करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो घर पे बैठ के भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो 10,000 स्टेप आप दिन में चलो, घर पे बैठ के आप 20-30 स्क्वाट करो, 5-10 सूर्य नमस्कार करो। जितना प्रणाली को हम फॉलो करेगा तो हमारा फेफड़ा का स्वाद अच्छा रहेगा और हम कोविड से बच सकेंगे। कर्मचारियों के जो पोस्ट कोविड केयर है उसके लिए आप लोगों ने कौन से कदम उठाए? WHO के अनुसार कोविड के कारण यदि फेफड़े की दूसरी बीमारी जैसे ट्यूबरक्लोसिस का अगर निदान में विलंब हुआ तो और 4 लाख लोगों की विश्व में मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमने कोविड से जो ठीक हुए कर्मचारी जो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे थे, ऐसे कुछ 550 कर्मचारी का हमने स्पेशल हेल्थ चेकअप शुरू किया। वो हेल्थ चेकअप ने हमने उनको ये फेफड़े का स्वास्थ्य आगे कैसे ठीक रहना है उसकी जानकारी दी, और ये हेल्थ चेकअप में हमें 8 कर्मचारी जो कोविड से ठीक हो चुके थे उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ उसको मालूम पड़ा, एक कर्मचारी को ब्लैक फंगस के बारे में मालूम पड़ा, और एक कर्मचारी को लंग फेफड़े के अंदर एब्सेस होगा ऐसा मालूम पड़ा। ये सभी कर्मचारी को हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया, और उनको पेड लीव देके उनको घर पे आराम करने को बोला, और
ये सभी कर्मचारी आज ठीक हो गए और अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर दिया। तो आगे की जो समय है वो ज्यादातर पोस्ट कोविड केयर में जाने वाला है। तो कुछ फेफड़े की जो फिजियोथेरेपी आती है वो भी हमने करना चाहिए। और जैसे जो फेफड़ा ज्यादा संक्रमण हुआ है उसको फाइब्रोसिस होता है, लंग फेफड़े में फाइब्रोसिस होता है पोस्ट कोविड में, उसके लिए भी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ये सब चीजें पोस्ट कोविड केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें पालना ही है। मैंने वापस बोल रहा हूँ, विटामिन डी है, विटामिन सी है, प्रोटीन युक्त पदार्थ है, डायबिटीज का कंट्रोल, बीपी का कंट्रोल और स्मोकिंग टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है पोस्ट कोविड केयर में। कोविड अभी भी कुछ दिन हमारे साथ रहने वाला है। जब लोग चाहेंगे तब कोविड की महामारी खत्म होगी। इसलिए लोगों ने अपने परिवार के समेत पूरी जिम्मेदारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। उसमें मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस के अलावा भीड़ वाली जगह पे भी जाना रोकना पड़ेगा। हमें सार्वजनिक जगह पे थूकना रोकना पड़ेगा और बहुत जरूरत न हो तो हमने ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो तो हमने हमारी टेस्ट करनी चाहिए और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आती है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका ट्रीटमेंट और उसका क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। और जब भी अपना समय आए हमने टीकाकरण कराना है। ये सब एक साथ में जब होगा, सब लोग जिम्मेदारी से पालन करेंगे, तब कोविड खत्म होगा। जी आकांक्षा, जिंदगी जंग है लेकिन ये जंग हम जीत जाएंगे अगर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी उपयोगी जानकारी हमें दी, क्या सावधानियां, क्या उपाय, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और खान पान के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अच्छा खान पान खाना भी बहुत जरूरी है ना। जी, तो ये थे डॉक्टर अनिल कुमार सिंघल, बेस्ट के सीएमओ, इनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने। हाँ, अब हम अपने सखियों को, श्रोताओं को बताते हैं मीठे व्यंजनों के बारे में। और आज मीठे व्यंजन हम इसलिए भी बता रहे हैं कि भाई अब त्योहार आने वाले हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप बाहर से मिठाइयाँ लाके ना खाएं बल्कि अपने घर में ही बनाएं ताकि उनमें शुद्धता रहे और आपको एक भरोसा रहे कि हम जो चीज खा रहे हैं बिल्कुल शुद्ध है और पौष्टिक है। हाँ, तो सबसे पहले खजूरी लड्डू हम बनाना। बिल्कुल, खजूरी लड्डू, नाम से ही पता चल रहा है इसमें खजूर होंगे। तो सामग्री नोट करें सखियां। खजूर, बीज निकले हुए लगभग 1 कप, हल्का भुना हुआ मावा 1 कप, कटे हुए सूखे मेवे आधा कप या जितना आप डालना चाहें। इसके अलावा नारियल का बुरादा 1/4, चीनी या बूरा आधा कप, वो नारियल का बुरादा जो कहा था मैंने वो 1/4 टीस्पून जितना। हाँ। इसके बाद चीनी या बूरा आधा कप, पोस्ता दाना या खसखस 1 चम्मच भुना हुआ और घी आवश्यकता अनुसार। अब जो बनाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले खजूर को अच्छी तरह मिला लें, फिर एक पैन में जरा सा घी डालकर मंद आंच पर भूनें और निकालें, यानी कि घी को ही हल्का गर्म करके निकालना है। अब खजूर में मावा, सूखे मेवे, चीनी और थोड़ा पोस्ता दाना और नारियल हल्का भूनकर एक साथ मिलाएं। इसके बाद हाथ में चिकनाई लगाकर मीडियम आकार के लड्डू बनाएं और पोस्ते दाने में लपेट कर सर्व करें। तो बड़े दिखने में भी सुंदर लगेंगे और पौष्टिक तो ये होंगे बिल्कुल। यानी जो हमने घी गरम किया था उसमें खजूर के साथ साथ जो अन्य चीजें हैं वो आपको उसी समय मिला लेनी है। बिल्कुल। अब मखाना खीर हम बनाना सिखाते हैं क्योंकि मखाना जो है वो बहुत पौष्टिक होता है। पौष्टिक होता है, कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स है वो। तो इसकी खीर कैसे बनाएं? तो मखाना हमें 100 ग्राम लेना है, दूध हमें 1.5 लीटर लेना है, चीनी 185 ग्राम लेना है और वैसे शक्कर तो हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और बादाम थोड़े से छोटे टुकड़ों में कटे हुए, केसर लेना है थोड़ा सा, यानी 3 से 4 उसके जो रेशे रहते हैं वो, और पीसी हुई इलायची 4-5 हमें लेनी है और किशमिश 7-8 10 या जितना भी आप चाहे ले सकते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है वो बताते हैं हम आपको कि ग्राइंडर में जो वो मखाने हमने कहा था कि ये 100 ग्राम लेना है उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर ले, दरदरा रखें, बारीक ना ले, और कटोरी में थोड़े से दूध में केसर डाल करके आप अलग रख दें। अब तेज आंच पर कढ़ाई में मखाने और दूध डालें और उबाल आने पर आंच थोड़ी हल्की कर दें और इस मिश्रण को चलाते रहें धीरे धीरे। दूध गाढ़ा होने पर उसमें चीनी डालें और 5 मिनट बाद उस गैस को बंद कर देना है। उसके बाद खीर में बादाम, केसर, इलायची, किशमिश डालें और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे परोसें और ये पौष्टिक भी रहेगा और स्वादिष्ट भी है ये, है ना। क्या बात है। जब मीठे व्यंजनों की बात चली है तो अगली जो मीठी रेसिपी है वो है केसरिया बोट। हाँ, बोट यानी नाव के आकार की एक कुछ आप बनाने वाली है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है। सामग्री नोट करें। इसके लिए चाहिए काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट 1 कप मिला जुला के। हाँ, ये सब मिला के 1 कप हमें चाहिए। पनीर लगभग 200 ग्राम, मिल्क पाउडर 2 बड़े चम्मच, खोया 1 कप, चीनी
पीसी हुई आधा कप, केसर 1 छोटा चम्मच और इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच। बनाने का तरीका है कि सबसे पहले जो भरावन है वो बनाने के लिए आधा कप खोए में 2 छोटे चम्मच पीसी चीनी या अपने स्वाद अनुसार डालें। साथ में मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच दूध में घुला केसर डालकर और कटे सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह इस मिश्रण को मिलाएं और भरावन बना लें। अब जो पनीर है उसको अच्छी तरह मसल कर नरम कर लें और इसमें पीसी हुई चीनी, इलायची और जो बचा हुआ खोया है उसे डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब ये जो मिश्रण तैयार हुआ है इसकी छोटी छोटी लोई बनाएं, इसे प्लास्टिक की शीट पर रखें और पूरी के आकार की बना लें। अब इसमें भरावन भरकर मोड़ दें। ये जो तैयार जो बोट है इसे आप बादाम और पिस्ते से सजा भी सकते हैं। हाँ, यानी कि एक नाव का आकार दे दें और उसके अंदर जो भरावन है, जैसे सूखे मेवे की जो भरावन हमने बनाई है वो डाल के और नाव का जो आकार है उसे हाथ से ही करना है। ये ना हो कि आप उसे बेलने लगे। हाँ, तो वो दिखने में बड़ा सुंदर होगा, बाहर से सफेद और अंदर वो मेवे के अलग अलग रंगों के जो मेवे, जैसे हरा रंग के पिस्ते और ये सब डालेंगे तो वो बड़ा सुंदर दिखाई देगा, है ना। अब इसके बाद केसरिया बोट के बाद हम बताएंगे अखरोट की बर्फी। देखो आज हम जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना, हालांकि ये मीठे व्यंजन है लेकिन इसमें जो सामग्री डाली गई है वो सब कुछ शरीर के लिए बड़ी फायदेमंद है ना, और इसीलिए आज हम ये बता रहे हैं। तो अखरोट की बर्फी किस तरह से बनाना है, सामग्री हम बताते हैं। दूध 1 लीटर, कोको पाउडर 1.5 छोटा चम्मच, इलायची दाने 1 छोटा चम्मच, चीनी 1.25 कप हमें चाहिए और देसी घी 2 बड़े चम्मच ले लीजिए। अखरोट 3 कप लेना है और काजू सजाने के लिए। वैसे ये जो सामग्री इसमें थोड़ा बहुत कम जाता है भी हम अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, है ना। और अब अखरोट की ये जो बर्फी है ये बनाना किस तरह से ये भी हम बता देते हैं। 2.5 कप अखरोट को 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोएं और फिर इन्हें मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लें। अब इस पीसी हुई अखरोट की पिट्ठी में 1 लीटर दूध मिलाकर पकाएं और बीच बीच में आप इसे हिलाती रहें जिससे ये तले पर लगने न पाए, यानी चिपक न जाए। और जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी, कोको पाउडर, इलायची दाने और बचे हुए 1 कप अखरोट की टुकड़ी और थोड़ा सा देसी घी इसमें मिलाना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें, हिलाते रहें इसको, है ना। और जब मिश्रण किनारे छोड़कर एक जगह इकट्ठा होने लगे तो इसे चिकनी थाली में पलटे और सेट होने पर काटे और काजू से इसको सजाएं। यानी कि जब आप थोड़ी देर तक आप इसे हिलाते रहेंगे तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि एक जो ऐसा मिश्रण तैयार हो जाएगा जिससे बर्फी बनाई जा सके, इतना गाढ़ा उसका मिश्रण तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप जब थाली में लगा करके इसे पलट देंगे और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे थोड़े अच्छे काजू वगैरह से सजा करके बर्फी के आकार में इसे काट ले तो ये जो बर्फी होगी ये दिखने में भी बड़ी सुंदर होगी और पौष्टिक तो होगी ही। और इतनी सारी मिठाइयाँ बताने के बाद एक ताकीद ये दे देते हैं कि ये सारी मिठाइयाँ अकेले ना खाएं। बिल्कुल, वैसे जो भी हम त्योहार, कोई पर्व, कोई उत्सव मनाते हैं तो वो सबके साथ मनाने का ही आनंद होता है और मिठाई जैसी चीज तो सभी को बांट करके ही हमें खानी चाहिए। और थोड़ा एडवांस में हम इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आप पहले से बना करके थोड़ी थोड़ी बना करके देख लें कि भाई अच्छी तरह बन रही है कि नहीं, ताकि जिस दिन मेहमान आए या फिर आप अपने लोगों के साथ जब त्योहार मनाएं तो उस समय बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी बने, इसलिए हमने थोड़ा एडवांस में बता दिया है। और अब देखो घड़ी की तरफ हमने नजर डाली, समय बिल्कुल समाप्त होने को है, तो अब हम अपनी सखियों से अनुमति लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।